डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने के लिए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स अभी दो हिस्सों में क्यों बटे हुए हैं। टर्की की तरफ से अभी भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के फ्लैंकर सीरीज के J-11 या J-16 जैसे एयरक्राफ्ट का सामना अकेले क्यों नहीं कर सकते हैं, और इंडियन एयरफोर्स के रफाल को काउंटर करने के लिए चाइना अभी क्या प्लान कर रहा है। और अंत में भारत की तरफ से अभी रफाल में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की जा रही है, और ब्रह्मोस की NG वेरिएंट अभी एक एवेक्स किलर यानी कि एयर टू एयर मिसाइल बनने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को लेके है। अब सबको पता होगा कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को लेकर डील को इसी साल की शुरुआत में साइन किया गया था। इस डील की कीमत $2.6 बिलियन था, जिसमें इन हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमें एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, हेलफायर मिसाइल और रॉकेट्स भी मिलने वाले थे, जिसको मेनली स्मॉल बोट्स को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमको ऐसे 123 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फंड की कमी होने की वजह से अभी हम वैसे बस 24 हेलीकॉप्टर को खरीद रहे हैं। अब जैसे ही इस डील को साइन किया गया तो उसके तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट की नेवी की तरफ से सिक्रोस्की को ये कहा गया कि वो यूनाइटेड स्टेट की नेवी की स्टॉक से 3 ब्रांड न्यू MS-60R हेलीकॉप्टर को लेके इंडियन नेवी की स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने के बाद उसको इनिशियली भारत को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को ये बात अभी पता है कि इंडियन नेवी में अभी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की कितनी कमी है और इनकी वजह से हमारे वॉरशिप्स के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किस हद तक रिड्यूस हो रही है। आमतौर पर किसी भी डील के साइन होने के कम से कम 1 या 2 साल के बाद ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट की डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, लेकिन सिक्रोस्की की डिलीवरी बाकी सभी के मुकाबले काफी तेज होने वाले यूनाइटेड स्टेट की नेवी की तरफ से अपने स्टॉक से इन हेलीकॉप्टर्स को देने की वजह से इनको 1 साल के अंदर ही हमको तैयार करके दिया जा सकता है। अब इसको लेके पिछले कुछ दिनों से लॉकहीड मार्टिन इंडिया की तरफ से थोड़े थोड़े टीजर डाला जा रहा था, और अभी फाइनली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडियन MS-60R हेलीकॉप्टर की पहली इमेज को पब्लिक किया गया है, और ये काफी पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन जानबूझकर इसको लॉकहीड मार्टिन इंडिया की तरफ से नेवी डे के अवसर पर रिलीज करने का प्लान किया गया था। अब देखने वाली बात तो है कि ये हेलीकॉप्टर हमें कब तक डिलीवर किए जाते हैं, क्योंकि अभी हम काफी पुराने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हर वक्त 4 से 5 हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल रह पाते हैं, जिस वजह से हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स की सिक्योरिटी के ऊपर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है। अब सभी को याद होगा, भारत की तरफ से अभी अपनी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने की बात की गई थी, लेकिन इसके बाद इस डिसीजन को लेके हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से मिक्स्ड ओपिनियन दिया गया था। कुछ का कहना यह था कि डिफेंस इक्विपमेंट लीज पर लेना सही नहीं है, और कुछ का ये कहना था कि अभी के हालात के लिए ये बिल्कुल सही है। हाल ही में ही भारत की तरफ से 2 US मेड MQ-9 ड्रोन को लीज पर लिया गया था, जिनको पिछले महीने से ऑपरेशनल कर दिया गया था, और अभी तो नेवी की तरफ से अपने लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले शिप्स को भी लीज पर लेने की बात की जा रही है। अब लीज पर लेने का एक अपना ही फायदा होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, और हम कम से कम बजट के अंदर भी कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड ये है कि हम फिर भी उस इक्विपमेंट को ओन नहीं करते हैं, और लीज टर्म पूरा होने के बाद दोबारा हमको इसको रिन्यू करना पड़ सकता है, और तब दोबारा हमको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम बड़ी मात्रा में किसी चीज को लीज पर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हमारे लिए बिडिंग प्रोसेस इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिलने वाला, जिस वजह से हमें एंड में जाके सिंगल वेंडर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। पर इसकी एक और पॉजिटिव साइड ये कि अगर हमें कोई डिफेंस इक्विपमेंट जल्दी एक्वायर करना है तो उसको हम लीज पर आसानी से ले सकते हैं। लाइव एग्जांपल देखा जाए तो प्रेडेटर ड्रोन को बस 2 महीने के अंदर ही लीज पर लेकर ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया, जबकि अगर हम इसको किसी टेंडर के अंदर खरीदने की कोशिश करते या फिर फर्स्ट ट्रक मोड में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर भी इसको खरीदने के लिए जाते तब भी इसको पूरा होने के लिए 2 से 3 साल का वक्त लग जाता। तो इससे हमारा टाइम बच रहा है, लेकिन फिर भी लीज पर लेने का अपना फायदा होता है और किसी इक्विपमेंट को पूरा खरीदने का अपना फायदा होता है। तो जहाँ पर हमको जो किफायती लगता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और टर्की को लेके है। अगर आप सब रेगुलर बेसिस पर किसी भी डिफेंस साइट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया भर में भारत के सपोर्ट करने वाले देश कौन कौन से और भारत के खिलाफ जाने वाले कौन कौन से देश हैं। अगर मैं आपसे ये सब पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सा है तो आप सभी या तो पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं या फिर चाइना का नाम लेने वाले हैं, लेकिन असल में अभी इन दोनों के अलावा भारत का एक और दुश्मन देश बन रहा है जिसका नाम टर्की है।
पिछले कुछ सालों से टर्की की तरफ से लगातार हर फ्रंट में पाकिस्तान को खुले तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हर इंटरनेशनल मंच में साजिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हर फ्रंट में पाकिस्तान को बचाते आ रहे हैं, पर अभी वो सीधे तौर पर भारत के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अब तक पाकिस्तान की तरफ से 100 लोगों को भेजकर कश्मीर के अंदर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जाती थी। और अभी इसमें पाकिस्तान को टर्की समर्थन करने लगा है। जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के दौरान टर्की की तरफ से सीरियन सूरों की फौज को अजरबैजान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे भेजा गया था, ठीक वैसे ही टर्की की तरफ से भी कश्मीर में भी करने का प्लान किया जा रहा है और इस बार वो पाकिस्तान को समर्थन करने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान अभी टर्की की ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी ऑपरेट करने वाला है और ऐसा लग रहा है कि टर्की अभी शायद सऊदी को रिप्लेस करके सभी मुस्लिम कंट्री का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से मिडिल ईस्ट कंट्री अभी भारत की तरफ झुकने लगे हैं और इसी दौरान टर्की की तरफ से सीरियन आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने का प्लान किया जा रहा है और लोकल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए टर्की की तरफ से भी हर एक सुअर को $2000 पे किया जा रहा है। लेकिन टर्की को शायद ये नहीं पता कि हम आर्मेनिया नहीं है और यहाँ पर सुअर अलाउड नहीं है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके। कुछ महीने पहले भारत की तरफ से अपने C-130 सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए और मेंटेनेंस इशू को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से मिलिट्री हार्डवेयर को सप्लाई करने का रिक्वेस्ट किया गया था। इसमें कार्ट्रिज एक्चुएटेड डिवाइसेस, प्रोपेलेंट एक्चुएटेड डिवाइसेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फ्लेयर कार्ट्रिजेस, एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर, 10 नाइट विजन बाइनोकुलर, 10 नाइट विजन गॉगल्स, GPS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जैसे और भी कई सारे इक्विपमेंट और सर्विस के लिए डिमांड किया गया था, जिसे अभी भारत को सप्लाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। पेंटागन की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत की नीड को समझते हैं और इंडियन एयरफोर्स में इनकी क्या जरूरत है ये भी यूनाइटेड स्टेट को पता है, जिस वजह से वो इन एयरक्राफ्ट को सर्विस और मेंटेनेंस करने के लिए भारत को फुली सपोर्ट करने वाले हैं और यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक वो भारत की सभी C-130 एयरक्राफ्ट को सर्विस रेडी कंडीशन में रखने के लिए भारत को पूरी तरीके से मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स को लेके। रिसेंटली 2-3 दिन पहले चाइना की तरफ से एक एरियल एक्सरसाइज को इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज में चाइना की J-11 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनको अभी चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के फ्रंटलाइन फाइटर जेट कहा जा सकता है। ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइटर जेट्स को इस एक्सरसाइज के दौरान काफी लो फ्लाई किया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट माउंटेन के नीचे रह रहे थे। यानी कि हो सकता है चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के रेडार्स को अवॉइड करने की एक्सरसाइज किया जा रहा था, या फिर हो सकता है कि वो लोग अभी भारत में कोई डीप स्ट्राइक मिशन को करने के लिए मॉक ड्रिल को कंडक्ट कर रहे थे, जिसके लिए अभी उनके फाइटर जेट इतनी लो फ्लाई कर रहे थे। मेरे हिसाब से एक और पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है, जिसमें ये लोग फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज को कर रहे होंगे, जैसे इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ किया गया था। यानी कि उस रीजन के बारे में अच्छी तरीके से पायलट्स को जानकारी देने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, ताकि अगर दुश्मन के साथ इस एरिया में कोई भी आमना सामना हो जाता है तो हर एक पायलट को इस टेरेन के बारे में अच्छे से जानकारी रहेगी और डॉग फाइट के दौरान वो अग्रेसिव मैन्यूवर्स को करते दौरान पहाड़ों में क्रैश होने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अभी चाइना J-11 के साथ साथ अपनी J-16 एयरक्राफ्ट को भी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल कर रहा है, जो कि J-11 से काफी बेहतर एयरक्राफ्ट है। ये दोनों ही Su-27 और Su-30 के कॉपी हैं, लेकिन एवियोनिक्स के मामले में J-16 J-11 के मुकाबले थोड़ा बेहतर है और ये PL-15 जैसे BBR मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज फाइटर जेट के लिए लगभग 150 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। लेकिन अगर वैसे हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए तो चाइना के फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 के लिए बराबर के फाइटर होने वाले हैं। साथ ही PL-15 मिसाइल के साथ साथ ये इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के ऊपर पहले मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर राफेल के साथ इनका आमना सामना होता है तो ये राफेल को डिटेक्ट करने से पहले राफेल इनके ऊपर मिसाइल को फायर कर सकता है, क्योंकि फ्लैंकर सीरीज के सभी फाइटर जेट का जो RCS होता है वो काफी ज्यादा होता है। और अगर हम इनकी मिनिमम फ्रंटल RCS की बात करें तो ये 3 से 4 मीटर स्क्वायर के आसपास हो जाती है। इस वजह से राफेल इनको काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए VVR डॉग फाइट के सिचुएशन में काफी फायदेमंद होने वाला है, लेकिन दिक्कत ये कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में राफेल मौजूद नहीं है, जबकि चाइना जानबूझकर अभी अपने J-16 सीरीज के एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में काफी तेजी से ऐड करने लगा है और 100 के करीब J-16 को अभी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल करने का प्लान किया गया है, जिससे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना भारत के राफेल को आउट नंबर करने की कोशिश कर सकता है। और हम सिर्फ राफेल के साथ इनको काउंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर भारत अपनी Su-30 एयरक्राफ्ट में PL-15 मिसाइल की बराबरी करने लायक कोई मिसाइल को इक्विप कर लेता है तो ये हेड टू हेड चाइनीज फ्लैंकर का सामना कर सकते हैं। और Su-30 के साथ अगर राफेल को कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है तो ये अब तक का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनने वाला है।
अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। आप सब जानते हैं कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ भारत की Su-30M के एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, लेकिन आगे चल के इसके लाइटर वेरिएंट्स को भी बनाया जा रहा है जिसको इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। अभी भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वेरिएंट मौजूद है। एक सरफेस टू सरफेस वेरिएंट है, एक लैंड अटैक वेरिएंट है और एक एयर लॉन्च वेरिएंट है। इसी दौरान यूरेशियन टाइम में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया है कि भारत अभी ब्रह्मोस NG वेरिएंट को डेवलप कर रहा है जिसको स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के रफाल में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इनिशियल प्लान के मुताबिक इसको तेजस में और बाकी सभी मीडियम वेट क्लास के फाइटर में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था। इसकी रेंज की बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के वर्तमान की वेरिएंट की तरह 290 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं पर ये साइज के मामले में अपने पुराने वेरिएंट से लगभग 3 मीटर छोटा होने वाला है और ये 50% के आसपास हल्का होने वाला है। और अब इनको आगे चल के रफाल में डुअल या सिंगल कन्फिगरेशन के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है और इसको आगे चल के 2021 में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अगर यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट सही है तो ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में एक ह्यूज बूस्ट देने वाला है। अब ब्रह्मोस के साथ स्कैल्प जैसे मिसाइल का कॉम्बिनेशन शायद अब तक का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इसी के साथ ही यूरेशियन टाइम की तरफ से एक और बहुत बड़ी खबर बताया गया है जहां पर वो ये बता रहे हैं कि ब्रह्मोस की NG वेरिएंट को भारत आगे चल के दुश्मन की AWACS या फिर एरियल टैंकर्स को भी मार गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सब सच है तो ब्रह्मोस NG एक एयर टू एयर मिसाइल बनने वाला है। आप सबने पहले से इस बात को सुना होगा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अब एक एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर बेस्ड करके डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मोस का NG वेरिएंट ही होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट एक जगह में खुद को ही काउंटर कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो ब्रह्मोस NG मिसाइल को स्कैल्प मिसाइल के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और दूसरी तरफ इसको एयर टू एयर रोल में डिप्लॉय करने की बात किया जा रहा है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि शायद उन्होंने इसको गलती से लिख दिया है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ब्रह्मोस NG एक डुअल यूज मिसाइल होने वाली है जिसको एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना बताया गया था कि वो अभी ब्रह्मोस मिसाइल के एक एयर टू एयर वेरिएंट को बना रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मोस NG होने वाला है, इसका अभी तक कोई क्लियर डाटा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।